यहाँ कुल 6 मशीनें लगी थीं जो मुख्तलिफ पुर्जे बनाती थीं। 6 बंदे काम कर रहे थे और 7वां मैं सुपरवाइजर था। मैंने मैनुअल देखा और मुझे बिल्कुल आसान लगा था। जाहिर है मैं ऐसी ही मशीन पर बरसों से काम कर रहा था। ये मशीनें फाउंड्री से ढले हुए पुर्जों को फ्लश करती हैं। काम जारी था और मैं बनने वाले पुर्जों को चेक कर रहा था। ये बज़ाहिर आला दर्जे के मटेरियल से आला दर्जे के फ्लश किए हुए पुर्जे थे जो पॉलिश के बाद चांदी की तरह चमक रहे थे। इतने अरसे काम करके मुझे किसी कदर पता चल गया था कि कौन सा पुर्जा किस काम आता है, उसकी क्या मालियत हो सकती है। मुझे ये लगा जैसे ये पुर्जे बहुत महंगी गाड़ियों के थे, मगर इस किस्म की गाड़ियों में हमेशा जीनवन पुर्जे लगते हैं और ये पुर्जे गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां खुद तैयार करके अपने मखसूस डीलर के जरिए फरोख्त करती हैं। क्योंकि कंपनियां इनसे बहुत कमाती हैं, इसलिए वो इनकी तैयारी का ठेका किसी दूसरी कंपनी को भी नहीं देती हैं। मैं हैरान था कि हमारे कारखाने में इस किस्म के पुर्जे कैसे बन रहे हैं और इनका खरीदार कौन होगा। एक बार एक बड़ी वर्कशॉप का मालिक हमारे कारखाने में आया था और वो बहुत बातूनी था। इत्तेफाक से मैं ही उसके साथ था। इसे कुछ पुर्जे चाहिए थे जो मार्केट में दस्तयाब नहीं थे और वो हमसे बनवाना चाहता था। उसके पास री कंडीशन लग्जरी गाड़ियां आई थी, उनमें मरम्मत का कुछ काम था। मसला ये था कि मार्केट दस्तयाब पुर्जे बहुत हल्की क्वालिटी के थे और एक नंबर बाहर से मंगवाए जाते तो बहुत महंगे पड़ते, इसलिए वो बनवाने के लिए हमारे कारखाने में आया था। इससे मुझे इस बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ था। हमने इसे पुर्जे बनाकर दिए थे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, मगर उनकी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन इस वक्त यहाँ जो पुर्जे बन रहे थे वो बैनुल अक़वामी क्वालिटी के हामिल थे। बाकी अंदर का माल मुझे नहीं मालूम था कि वो कैसा था, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं था। एक खेप निपटाने के बाद जब ढले हुए पुर्जों की दूसरी खेप आई तो मैंने देखा कि ये आम से मटेरियल के थे, यानी सिर्फ फिनिशिंग ही थी, वरना अंदर से क्वालिटी मकामी ही थी। कोई यहाँ 2 नंबर काम हो रहा था और ऐसा मैंने पहली बार होते देखा था। वरना यहाँ जिस क्वालिटी की चीज बनाई जाती थी फिनिशिंग भी इसी क्वालिटी की जाती थी। जाहिर है मुस्तकिल ग्राहकों को धोखा नहीं दिया जा सकता, इसलिए जो वो कीमत दे रहे थे इसी कीमत की फिनिशिंग करके चीज इनको दी जा रही थी। लड़के खामोशी से अपना काम कर रहे थे और दूसरे लड़कों की तरह वो आपस में हंसी मजाक या बातें नहीं कर रहे थे। शिफ्ट रात 12 बजे खत्म हुई और इस दौरान में इस शिफ्ट का सुपरवाइजर और दूसरे लड़के आ गए थे। जाने से पहले मुझे इंजीनियर फर्रुख साहब ने बुला लिया और आहिस्ता से कहा, यहाँ जो बन रहा है इसके बारे में किसी से बात मत करना। जी सर। इस शिफ्ट के तुम्हें 200 रुपए इजाफी दिए जाएंगे। जी सर, मैंने बेदिली से कहा। कोई और मौका होता तो मैं खुश हो जाता, लेकिन इस वक्त 200 रुपए मुझे बेवकत लग रहे थे, क्योंकि मुझे 4 लाख रुपए अदा करने थे और मेरे पास 1 महीने का वक्त रह गया था। मैं जाने लगा तो इंजीनियर साहब ने रोका। इतनी जल्दी क्या है, पूरी बात तो सुनते जाओ। अभी ये शिफ्ट तुम्हें ही देखनी है क्योंकि इसका सुपरवाइजर बीमार है। जब तक वो नहीं आता तो तुम उसकी जगह काम करोगे। यस सर, मैंने तीसरी बार कहा और कारखाने से निकल आया। अगरचे ये खासी अनोखी बात थी और अगर हाजी भाई का मसला ना होता तो मैं इसमें बहुत दिलचस्पी लेता। अगले दिन मैंने एक शिफ्ट नॉर्मल की और फिर इवनिंग शिफ्ट में यहाँ आ गया। इस रोज भी खामोशी से काम होता रहा। मैंने 1-2 बार लड़कों से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मुझे लगा जैसे इन्हें मना किया गया था कि आपस में या मुझसे बात न करें। अगरचे वहां देखने वाला कोई नहीं था, मगर इंजीनियर साहब वक्फे वक्फे से इस हिस्से का चक्कर लगा रहे थे और काम देख रहे थे। फलश होने वाले पुर्जे सादा पैकिंग में गोदाम भेजे जा रहे थे, इसलिए मुझे मालूम नहीं हो सका कि ये असल में कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं। कई दिन मैं इसी जगह लगा रहा। फिर इस शिफ्ट का सुपरवाइजर ठीक होकर आ गया, मैं अपनी जगह वापस आ गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। 10 दिन रह गए थे। अभी हाजी भाई के किसी गुर्गे ने ना तो मुझसे राब्ता किया था और न ही इनमें से किसी की सूरत दिखाई दी थी, लेकिन मैं जानता था कि वो आखिरी दिन आएंगे और मुझे ले जाएंगे। अगर मैं कहीं छुप भी जाऊं तो कितने दिन छुपा रहूंगा। फिर अब्बा को लेकर कहाँ जाता। अगर इन्हें छोड़ जाता तो मेरी जगह हाजी भाई के आदमी अब्बा को ले जाते। वो लोग रिजवाना और उसकी अम्मी के घर तक भी पहुंच सकते थे और मैं एक अपनी जात के लिए इतने लोगों को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। मैं सोच रहा था कि आखिरी दिन खुद ही हाजी भाई के सामने पेश हो जाऊं, अपनी तकदीर का लिखा हुआ फैसला कबूल कर लूं। ये सोचता हुआ अगले दिन कारखाने पहुंचा तो वहां फिर हंगामा हो रहा था। हंगामा गेट पर ही हो रहा था। पता चला कि गोदाम से आने वाले सुपरवाइजर ने ताहिर साहब से बदतमीजी की थी और नौकरी छोड़कर चला गया था। गाड़ी तैयार खड़ी थी और सामान गोदाम तक पहुंचाना था, मगर अब सिर्फ ड्राइवर था और गाड़ी इसके सुपुर्द नहीं की जा सकती थी।
मैं अंदर पहुंचा तो ताहिर साहब की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने बुला लिया। नदीम, तुम गाड़ी के साथ जाओ और सामान गोदाम के इंचार्ज के सुपुर्द करके आओ। मैं सर? हाँ यार, सुपरवाइजर ने जॉब छोड़ दी है। उन्होंने गाली दी। हालांकि वो बहुत कम गाली देते थे, मगर उस वक्त गुस्से में थे। इसे भी अभी जॉब छोड़नी थी। मैंने सामान की लिस्ट ली जो छोटी सी फाइल की सूरत में थी और गाड़ी में बैठ गया। ये शहजोर थी। उक़ुब में लकड़ी की पेटियों में पुर्जे मौजूद थे। गोदाम साइड एरिया में ही था। कुछ देर में गाड़ी वहां पहुंची। रिकॉर्ड कीपर ने मुझसे फाइल ली और बोला, मेरी मदद कर दो, आज 2 बंदे शार्ट हैं। मुझे वापस जाना है। कैसे जाओगे? उसने मुंह बनाकर कहा। यही गाड़ी लेकर जाएगी ना, और जब तक गाड़ी खाली नहीं होगी कैसे जाओगे? मरता क्या ना करता उसके साथ लग गया। मजदूर सामान उतार रहे थे और वो मेरी मदद से इसको वेरीफाई कर रहा था। ये सारा वही 2 नंबर पुर्जों पर मुश्तमिल माल था जो गोदाम के खास हिस्से में पहुंचाया जा रहा था। मुझे ख्याल आया और मैंने सरसरी अंदाज में रिकॉर्ड कीपर से कहा, क्या ये माल भी बाहर जाएगा? मैंने तुक्का मारा था। अगर ये माल वाकई बाहर जाना था तो वो समझता कि मुझे इल्म है और वो मुझे इसके बारे में बताता। रिकॉर्ड कीपर ने चौंक कर मुझे देखा और फिर सर हिलाकर बोला, सारा ही बाहर जाता है। मिडिल ईस्ट? मैंने फिर तुक्का मारा तो वो बेजारी से बोला, क्यों पूछ रहे हो? सारा तो वहीं जाता है। गोया ये माल सारे का सारा मिडिल ईस्ट जाता। मगर इसका वहां क्या काम हो सकता था, क्योंकि वो मार्केट तो सारी ही लग्जरी गाड़ियों वाली थी और वहां के लोग अपनी गाड़ियों में 2 नंबर पुर्जे क्यों लगाते, और जो लगाते वो पकड़े जाने से कैसे बचे हुए थे, क्योंकि कानून वहां बहुत सख्त है। कुछ देर बाद रिकॉर्ड कीपर ने खुद ही राजदाराना अंदाज में मुझे बताया, ये पुर्जे असल में इन रिकंडीशन गाड़ियों में लगते हैं जो मकामी इस्तेमाल के बाद औने पौने खरीद ली जाती हैं और फिर इन्हें रिकंडीशन करके बरसगीर और आसपास के ममालिक भेजा जाता है। असल पुर्जे बहुत महंगे होते हैं, इसलिए 2 नंबर पुर्जे तैयार करा के भेजे जाते हैं। यहाँ सिर्फ हमारा कारखाना ही नहीं, और भी बहुत से कारखाने ये पुर्जे तैयार कर रहे हैं। रिकॉर्ड कीपर मुझे राजदार समझ रहा था, इसलिए खुलकर बात कर रहा था। इसने तकरीबन सब ही बता दिया था। जहाँ मजदूर पेटियां उतार कर रख रहे थे वहां पहले से मजीद पेटियां मौजूद थीं। रिकॉर्ड कीपर ने बताया कि 2 हफ्ते बाद ये सारा सामान एक कंटेनर में पैक करके बंदरगाह पहुंचेगा, जहां से किसी जहाज पर बार करके इसे मिडिल ईस्ट के एक मुल्क भेजा जाएगा। 1 घंटे बाद शहजोर के ड्राइवर ने मुझे कारखाने पर उतार दिया। मैं 2 शिफ्टें भुगता कर घर पहुंचा तो थकन से चूर था। अब्बा जाग रहे थे और उन्होंने मेरे लिए चाय बना ली थी, क्योंकि दोपहर और रात का खाना मैं कारखाने में खाता था। सुबह घर से नाश्ता करके जाता था। अब्बा ने कहा, क्यों इतनी जान मार रहा है? अब मैं ठीक हूँ, देख तूने अपनी क्या हालत कर ली है। मैं अब्बा से क्या कहता कि सचमुच जान से जाने वाला था। जबरदस्ती मुस्कुराया और अब्बा से कहा, बस इस महीने की हद तक मुसलसल ओवर टाइम है, उसके बाद आराम होगा। मैंने दिल में कहा कि आराम हमेशा का होगा। अब्बा खुश हो गए। अच्छा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कोई छोटा मोटा काम तलाश कर लूँ। सारा दिन घर में फारिग बैठा रहता हूँ। नहीं अब्बा, आप काम नहीं करेंगे, अभी मैं जिंदा हूँ। मैंने चाय का कप खाली किया। मैं ना रहूं फिर देख लेना। अल्लाह ना करे। अब्बा घबरा कर बोले, ऐसी बातें क्यों निकालता है मुंह से? अब्बा मौत तो आनी है, तेरी बजाय मुझे आ जाए। अब्बा मौत सबको आनी है, एक दिन के बच्चे को भी आती है, नौजवान को भी और बूढ़े को भी। काम करके तेरा दिमाग चल गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। जाकर सो जा। मैं सोया, मगर ख्वाब में भी हाजी भाई और उसके गुर्गे मुझे डराते रहे। कभी वो मुझे गोली मार रहे होते थे और कभी तलवार से मेरा सर कलम कर रहे होते। सुबह अब्बा ने झंझोड़ कर उठाया, क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? इस वक्त हाजी भाई के गुर्गे मुझे गाड़ी से बांधकर जमीन पर खींच रहे थे और मैं चीख चीख कर उनसे रहम की भीख मांग रहा था। मैंने उठते हुए कहा, ख्वाब देख रहा था। ख्वाब तो ख्वाब होता है, लेकिन कुछ ख्वाब हकीकत का रूप भी धार लेते हैं, और ये ऐसा ही ख्वाब लग रहा था। ख्वाब के मनाजिर बहुत वाज़ेह थे और सच्ची बात है कि मेरा दिल दहल गया था। इस खौफ को मैं अब तक महसूस कर रहा था। इस ख्वाब ने इसे भरपूर करके मेरे सामने ला खड़ा किया। नाश्ता करते हुए मैं सोच रहा था, क्या मैं कहीं से 4 लाख रुपए नहीं कर सकता? अब्बा के इलाज के लिए कारखाने से जो कर्ज लिया था वो अभी निस्फ भी अदा नहीं हुआ था। 50,000 का कर्ज मिला था, वो भी मिन्नत समाजत के बाद। 4 लाख रुपए कहाँ से मिलते? मुझे ताहिर साहब का ख्याल आया, वो हमदर्द इंसान थे। मैंने सोचा एक कोशिश करके देख लूं, शायद मुझे 4 लाख मिल जाए, जो मैं तनख्वाह से किस्तों में कटवा दूं। ओवर टाइम समेत मुझे 24,000 मिल जाते थे। इसमें से 4,000 की किस्त कटकर बाकी 20 मिलते थे। कोई 4,500 अब्बा की पेंशन थी।
मकान का किराया 5,000 था। बिजली और गैस की मद में कोई 2,000 निकल जाते थे। बाकी 17,000 में मुझे और अब्बा को कहाँ गुजारा होता था। अगर मुझे 4 लाख मिल भी जाते तो मैं कहाँ से उतारता और फिर अपना गुजारा कैसे होता। रिजवाना की अम्मी ने 2 साल का कहा था, जिसमें से तकरीबन 1 साल गुजर गया था। कर्ज लेने की सूरत में मैं सिर्फ शरई तरीके से शादी कर सकता था और रिजवाना को 2 कपड़ों में ले आते और वो अपना नसीब साथ लाती। मगर ये सब उसी सूरत में होता जब मुझे 4 लाख मिल जाते। कारखाना आते ही मैंने ताहिर साहब को दरख्वास्त भेज दी कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मगर उनकी तरफ से जवाब आया कि वो आज बहुत मसरूफ हैं, कल उनसे मिलूं। अगले दिन का बेताबी से इंतजार किया और सुबह सवेरे जैसे ही ताहिर साहब आए मैं उनके पास पहुंच गया। कहो क्या बात है? ताहिर साहब, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, आप मेरी बात सुन लें। कहो। उन्होंने कहा तो मैंने मुख्तसर अल्फाज में इन्हें सब बता दिया, ये भी कि मैं हाजी भाई जैसे खतरनाक आदमी के चुंगल में फंस गया हूँ। ताहिर साहब परेशान हो गए। उन्होंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ है और मालिकान तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि ये बात उन तक गई तो तुम्हें खड़े कदमों जॉब से निकाल देंगे। मैं रुहासा हो गया। तब मैं क्या करूं? नदीम, मुझे तुमसे हमदर्दी है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं खुद करना चाहूँ तो 1,00,000 1,50,000 तक का बंदोबस्त कर सकता हूँ, मगर तुम बाकी 2.5 लाख कहाँ से करोगे? कहीं से नहीं, मुझे कोई 2.5 रुपए नहीं देगा। एक मशवरा है, तुम पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगो। पुलिस? मैंने ठंडी सांस ली। आप जानते हैं कि मैं सिर्फ ख्वार होऊंगा, उसके बाद ज्यादा अज़ियतनाक मौत मेरा मुकद्दर बनेगी। भाग जाओ, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे अब्बा और मेरी मंगेतर मेरे लिए जिंदगी से बढ़कर हैं। मैंने खड़े होते हुए कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए इन्हें कातलों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकता। आपका बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने मेरे लिए खुलूस से बात की, इसका अजर आपको ऊपर वाला ही देगा। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी, उन्होंने बड़े खुलूस से कहा। 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हें 1 घंटे के नोटिस पर दे सकता हूँ। शायद उसकी जरूरत न पड़े और शायद पड़ जाए, मैंने कहा और कमरे से निकल आया। कारखाने के मालिकान के बारे में ताहिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो इसी किस्म के लोग थे। अगर ताहिर साहब ना होते तो वो 50,000 भी ना देते। मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये रकम उन्होंने ताहिर साहब की जमानत पर दी थी। एक वाहिद उम्मीद यही थी, मगर अब वो भी नहीं रही। ताहिर साहब ने जाती तौर पर 1.5 लाख की पेशकश की थी, मगर उससे मेरा मसला कहाँ हल होता। हाजी भाई को पूरे 4 लाख दरकार थे। ऐसा होता कि मैं इसे 1.5 लाख देकर मोहलत मांगता, रकम लेकर फिर मुझे 3 महीने की मोहलत और डबल रकम का कह देता, तो फिर मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाता। अगर मुकद्दर में मरना ही था तो 1.5 लाख खर्च करने की क्या जरूरत थी। दिन एक एक करके गुजरते रहे और आखिरी दिन आ गया। आखिरी दिन मैंने निकलने से पहले अब्बा को लिपट कर प्यार किया तो वो हैरान रह गए। क्या हो गया बेटा, आज बाप पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अब्बा, मुझे आप दुनिया में हर फर्द से ज्यादा अजीज हैं, बस इजहार नहीं कर पाता। आज ख्याल आया कि शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। फिर बकवास की, अब्बा ने डांटा। तुझमें मेरी जिंदगी है, तुझे कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा कहाँ रहूंगा। इस रोज मैं बाइक लेकर नहीं गया था कि अगर मैं ना आ सका तो बाइक तो अब्बा के पास रहे, ऐसा ना हो कि मेरे साथ बाइक भी जाए। अब्बा से बहाना किया कि इसका इंजन मसला कर रहा है। मैं पैदल निकला और कारखाने जाने के बजाय रिजवाना के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। हालांकि अभी उसकी छुट्टी में बहुत वक्त था। मेरे पास मोबाइल था, मगर न रिजवाना के पास और न उसकी अम्मी के पास मोबाइल था, इसलिए वो राब्ता नहीं कर सकी थी। मगर मुझे मालूम था कि वो एक एक सांस में मुझे याद कर रही होगी। मैं कॉलेज से जरा दूर एक चाय होटल में बैठा रहा। फिर छुट्टी का वक्त आया। मैं उठकर कॉलेज के नजदीक आया और ये सोच रहा था कि आज रिजवाना को कैसे पहचानूंगा। इसलिए मैंने ये किया कि खुद को यूं नुमाया करके खड़ा हो गया कि कॉलेज से निकलने वाली लड़कियां मुझे देख लें। मैं जाहिर कर रहा था कि जैसे मैं किसी लड़की को लेने आया हूं। वहां बहुत से लोग आए हुए थे, इसलिए मैं अलग से भी नहीं लग रहा था। अचानक एक अबाया पोस्ट लड़की मेरे पास से गुजरती हुई बोली, नदीम, मैं रिजवाना। मैं उसके पीछे चल पड़ा। वो कुछ दूर जाकर वो एक गली की तरफ मुड़ गई जो आम आबादी की तरफ जा रही थी, और यहाँ कॉलेज की लड़कियां नहीं थी। मैं उसके पास आ गया। रिजवाना, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? उसने भीगी आवाज में कहा। जो रोज पल पल मरता हो वो कैसा हो सकता है? यही मेरा हाल है, आज आखिरी दिन है। मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। उसने तड़प कर मेरा बाजू थाम लिया। प्लीज ऐसा न कहे। हम उसी रेस्तरां में आए। इसने चेहरे से भी नकाब हटा दिया था। आंखें पहले ही भीगी थीं, अब चेहरा भी भीगने लगा।
वेटर आया तो उसने चेहरा नीचे कर लिया। मैंने कोल्ड ड्रिंक और कुछ रिफ्रेशमेंट मंगवाई। रिजवाना ने मना किया और मेरा भी मूड नहीं था, मगर यहाँ बैठने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए था। वो रोती रही और मैं इसे खामोश जबान में तसल्ली देता रहा। कोल्ड ड्रिंक और चीजें आई और ऐसे ही पड़ी रहीं। फिर रिजवाना ने कहा, मुझे हाजी भाई के पास ले चलें, मैं उसकी मिन्नत कर लूंगी। मैंने दो टोक इनकार कर दिया। वो जगह ऐसी नहीं है कि तुम वहां जा सको। अगर मुझे यकीन होता कि हाजी भाई तुम्हारे कहने पर मुझे माफ कर देगा तब भी नहीं ले जाता। नदीम, कोई राह तो होगी, आप उससे बात कर लें, उसे कोई पेशकश कर दें, उससे कह दें कि आप किस्तों में उसका कर्ज उतार देंगे। उसने मुझे जानबूझकर फांसा है, वो कहाँ मानेगा। मेरे लहजे में मायूसी थी। जान का कोई बदला नहीं होता है, रुपए के तो 10 बदल हो सकते हैं। रिजवाना की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने इससे कहा, कोल्ड ड्रिंक पियो, अभी तुम्हें घर भी छोड़ना है। मैं चली जाऊंगी, बस वैन में और देर हो जाएगी। मैंने कहा। हम कोल्ड ड्रिंक खत्म करके बाहर आए और मैंने एक रिक्शा रोका और उसे उसके घर के पास उतार दिया और खुद इसी रिक्शे में रवाना हुआ, मगर मेरा रुख कारखाने की तरफ नहीं था। रिजवाना की बात ने मुझे एक और ख्याल दिया था और मैं उस पर अमल करने जा रहा था। जब हम कच्ची आबादी के पास पहुंचे तो रिक्शे वाले ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसने मुझे मशकूक नजरों से देखते हुए वहीं उतरने और किराया देने को कहा। मैंने उसे किराया दिया और पैदल रवाना हो गया। हाजी भाई का ठिकाना ज्यादा दूर नहीं था। मैंने गेट बजाया तो अंदर से उसी मुजरिम सूरत आदमी ने झांका। मुझे देखकर उसने दांत निकाले। तो खुद आ गया, अच्छा हुआ, वरना हमें लाना पड़ता। आज आखिरी दिन है तेरे कर्ज का। 1 मिनट बाद मैं हाजी भाई के सामने था। वो टीवी पर एक वाहियात सी फिल्म देख रहा था। ये कोई 50 इंच से बड़ा LCD था। हाजी भाई मेरी तरफ देखे बगैर बोला, क्या लाया है? अपनी जान, मैंने कहा तो हाजी भाई ने रिमोट से फिल्म पॉज कर दी और मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। खुद मरने आ गया है? हाँ, आदमी मौत से भागकर कहाँ जा सकता है। ये तूने ठीक कहा है। हाजी भाई ने पिस्तौल उठा लिया। इसलिए मैं चाहूंगा तकलीफ ना हो, बस एक गोली लगे और तू खत्म हो जाए। वो पूरी संजीदगी से कह रहा था और मैं लरस गया। हाजी भाई, तुम्हें मेरी जान मिलेगी, मगर रकम नहीं मिलेगी। मेरे पास रकम नहीं है, मगर एक चीज है सौदा करने के लिए। क्या चीज है? मैं बताता हूँ, लेकिन तुम पहले वादा करो कि अगर वो तुम्हारे काम की हुई तो तुम मुझे माफ कर दोगे और फिर कभी मुझे नहीं छेड़ोगे। हाजी भाई आगे झुका और सख्त लहजे में बोला, मंजूर है, पर कोई चालाकी हुई तो 1 गोली वाली सजा नहीं मिलेगी, कम से कम 10 गोलियां मारूंगा और तू फिर भी फौरी नहीं मरेगा, बहुत अजियत से मरेगा। मैंने सर हिलाया और इसे बताने लगा। वो गौर से सुन रहा था। जब मैंने बात खत्म की तो इसने दिलचस्पी से कहा, क्या तुझे यकीन है वो मान जाएंगे? बिल्कुल मानेगा, मैं इन्हें जानता हूं। मैंने कहा, अगर ना माने तो जाहिर है तुम मुझे पकड़ोगे। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर सर हिलाया। ठीक है, अगर मुझे 10 लाख मिल गए तो इसमें से 2 तेरे होंगे। हाजी भाई, मुझे रकम नहीं चाहिए, बस अपनी जिंदगी और तुम्हारी तरफ से इत्मीनान चाहता हूँ। अब जा, 4 दिन बाद देखेंगे। मैं हाजी भाई के ठिकाने से निकला तो बहुत देर तक मुझे यकीन नहीं आया कि मैं जिंदा सलामत निकल आया हूँ, वरना अंदर जाते हुए मुझे 10% उम्मीद भी नहीं थी। पहले मैं घर गया और अब्बा से लिपट गया। वो हैरान हुए थे। फिर मैं उनसे इजाजत और अपनी बाइक लेकर रिजवाना के घर गया। मुलाकात तो आंटी से हुई, मगर मैंने बातों बातों में पर्दे के पीछे मौजूद रिजवाना को बता दिया कि आफत आदि तौर पर टल गई है और उम्मीद है कि मुस्तकिल टल जाएगी। वहां से निकला तो 3:45 बजे कारखाने पहुंच गया, क्योंकि मेरी शिफ्ट का आगाज होने वाला था। सुबह की शिफ्ट से मैंने पहले ही छुट्टी मांग ली थी। शाम की शिफ्ट में न आता तो जल्द कारखाने वालों को पता चल जाता, मगर मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए मैं खुद आ गया। 2 दिन बाद बाइक पर हेलमेट पहने हुए कंपनी के गोदाम के बाहर मौजूद था। 12 बजे के करीब गोदाम से एक कंटेनर बरदार निकला। जैसे ही वो बंदरगाह जाने वाली सड़क पर मुड़ा, मैंने मोबाइल पर कहा, यही है। फौरन ही एक बड़ी जीप ने ट्रक का रास्ता रोक लिया और फिर इससे 2 मुसल्लह अफराद उतरकर ट्रक में घुस गए और उन्होंने ड्राइवर को नीचे फेंक दिया। जब तक वो कपड़े झाड़ कर उठता ट्रक जा चुका था। इसके रवाना होते ही मैंने बाइक घुमाई और मुखालिफ शिफ्ट में रवाना हो गया। मैंने आज भी मॉर्निंग शिफ्ट नहीं की थी, शाम की शिफ्ट में गया था। अगली रात शिफ्ट करके निकला था कि हाजी भाई के इसी गुर्गे ने रोक लिया जो पहली मर्तबा मुझे ले गया था, मगर आज वो अकेला था। उसने कहा, हाजी भाई ने बुलाया है अभी। मैं उसके पीछे रवाना हो गया। 20 मिनट बाद हाजी भाई के सामने था।
जो हिस्ब मामूल मालिश करवा रहा था। ये वक्त शायद मालिश के लिए मखसूस था। बराबर में तिपाही पर रखे एक खुले ब्रीफ केस में नोटों की गड्डियां तह दर तह रखी थीं और ये खासी रकम थी, 10 लाख से ज्यादा थी। हाजी भाई ने सर घुमाकर मुझे देखा और बोला, 10 नहीं लिए, ये 30 लाख हैं। 50 मांगे थे मैंने। कंटेनर से ज्यादा से राज खुलने की फिक्र थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। यानी मैं अब आजाद हूँ? हाँ, और इसमें से जितनी चाहे रकम ले ले। मैंने एक नजर खुले ब्रीफ केस को देखा और फिर बोला, हाजी भाई तुम्हारा शुक्रिया और मेहरबानी कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है। रकम के लिए भी माफी दो। ठीक है, उसने सर हिलाया। दफा हो जाओ, जबान बंद रखेगा तो सब ठीक रहेगा, वरना। मैं समझता हूँ हाजी भाई, मैंने कहा और वहां से हमेशा के लिए निकल आया। कारीन शायद हैरान हो कि जब मैंने पहले हाजी भाई को इनकार किया था तो अब खुद इसे क्यों पेशकश की। इसकी 2 वजूहात थी। एक तो मेरी जिंदगी पर बनी हुई थी और जब जान खतरे में हो तो हराम भी हलाल हो जाता है। दूसरे, जब मेरे कारखाने के मालिकान दूसरों को धोखा दे रहे थे तो मैंने इनको धोखा देना बुरा नहीं समझा। घर आकर मैंने शुक्राने के नफिल पढ़े और अब्बा हैरान थे कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ। अगले दिन मैं फिर रिजवाना के कॉलेज के बाहर मौजूद था। मेरे बताने से पहले वो समझ गई थी। जब हम रेस्तोरां में बैठे तो इस बार इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने इससे कहा, रज्जू, अब तुम्हें जल्द अज जल्द अपने घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकान किराए का है और मेरी तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है। वो शर्माई। ये तो अम्मी से करने वाली बात है। जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है तो मेरे लिए आपके साथ से बढ़कर किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। पर क्या? मुझे ग्रेजुएशन तो मुकम्मल करने देंगे ना? आज मुझे 2 खुशखबरियां मिली हैं। कौन सी? मेरा बीकॉम पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया है और मेरी 77% आई है। मुबारक हो, ये तो मिठाई वाला केस है। घर आएंगे तो खिलाऊंगी, इसने पहली बार महबूबाना शोखी से कहा था। 1 साल बाद वो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ गई। मैंने शादी के 2 साल बाद इस जगह से मुलाजमत छोड़ दी क्योंकि मुझे कोरिया में जॉब मिल गई थी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था मगर तनख्वाह अच्छी थी। मैंने 2 साल में अपना घर बना लिया था। रिजवाना और अब्बा का दिल बहलाने को एक अदद गुड़िया आ गई थी। फिर मुझे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला और इसके मुकम्मल होने पर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी। वो बस मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखा और सुकून से इस दुनिया से गुजर गए, मगर जाते जाते मेरे हवाले से सारी खुशियां देख गए थे। रिजवाना ने बेटी की तरह उनकी खिदमत की थी तो अब्बा ने साहिबान बनकर मेरी अदम मौजूदगी में इसकी हिफाजत की थी, वरना आजकल अकेली औरत का बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। बेटी के बाद एक बेटा हुआ और अब्बा के बाद एक बेटा और हुआ तो मैंने अब्बा के नाम पर उसका नाम कैसर रखा। कोरिया से मुझे कुछ तजर्बा मिला था और मैंने यहाँ कोरियन गाड़ियों की मरम्मत की वर्कशॉप खोल ली। वर्कशॉप डिफेंस के इलाके में है और अल्लाह का फजल है, चंद दिन पहले टीवी और अखबार में हाजी भाई के हवाले से खबरें आईं कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकाबले में 6 साथियों समेत मारा गया। मैं उसे भूला कभी नहीं था। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था मगर आखिर अपना वादा जरूर पूरा किया था। शायद इसीलिए जब उसकी मौत की खबर सुनी तो मैं दुख महसूस किए बगैर न रह सका। तब मैंने सोचा कि अब ये कहानी दुनिया के सामने ले आऊं। हाजी भाई तो रहा नहीं तो राज को राज रखने की जरूरत भी नहीं है।